नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। और भाजपा की जैसे ही लिस्ट आती है 21 उम्मीदवारों की, वैसे ही कई जगह उथल पुथल फिर से देखने को मिली है, क्योंकि बगावती सुर होते हैं, नाराजगी होती है। असम से टिकट मिला है योगेंद्र राणा को, उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला असम में भी, और उनके कार्यालय यानी कि भाजपा के कार्यालय करण कमल में भी। वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर के साथ स्वागत किया, लड्डू बांटे, बुके दिए, फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। लेकिन अब यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि प्रबल दावेदार असंध विधानसभा से जिलेराम शर्मा, जो थोड़े समय पहले ही कांग्रेस को अलविदा करके भाजपा का दामन जिन्होंने थामा था, अब वो क्या करेंगे? क्या वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो चुपचाप बैठ जाएंगे और योगेंद्र राणा का समर्थन करेंगे, यानी कि भाजपा का समर्थन करेंगे? पूर्व विधायक हैं, सीपीएस रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगला कदम जिलेराम शर्मा का क्या होगा। जिलेराम शर्मा इस वक्त असम में मौजूद है। गांधी जी, क्या लगता है समीकरण, अगर असम की बात की जाए, योगेंद्र राणा को टिकट मिल गया, जिलेराम प्रबल दावेदार थे, उनका अगला जो स्टेप है वो क्या हो सकता है? अभी जिलेराम शर्मा से मेरी बात हुई, बड़े मायूस थे। काफी देर तो फोन नहीं उठाया उन्होंने, फिर फोन उठाया तो आवाज में एक रुआसापन था उनकी। उन्होंने इतना कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरे साथ धोखा हो गया है। और कल 9 बजे समर्थकों की उन्होंने बैठक बुला ली है, और समर्थकों की बैठक में ये तय किया जाएगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने कहा अभी तक मैंने भाजपा नहीं छोड़ी, इस पर फैसला मैं कल लूंगा। कल जो समर्थक कहेंगे वैसा मैं करूंगा। जाहिर तौर पर जिलेराम शर्मा के लिए एक बड़ा झटका। देखिए, जिलेराम शर्मा पिछले 5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। वो कांग्रेस की टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की टिकट खाली नहीं थी वहां। शमशेर सिंह गोगी थे वहां, तो सिटिंग एमएलए था वहां पर कांग्रेस का, तो टिकट मिलने के चांस बहुत कम थे। शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी को विकल्प के तौर पर देखा और बीजेपी ज्वाइन की। 6 महीने पहले ही वो भाजपा में आए थे, और लोकसभा चुनाव में बहुत जोर शोर से उन्होंने काम भी किया था। लेकिन मायूसी है, बहुत ज्यादा निराशा है उनके अंदर, और मुझे लगता है कि समर्थक उन पर आजाद उम्मीदवार लड़ने का दबाव बनाएंगे। पिछले चुनावों की अगर बात करें 2014 की, तो तब भी उन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जब उन्होंने चुनाव एक बार पहले लड़ा था, जब वो सीपीएस बने थे, तब वो जीत गए थे। तो ऐसे में समीकरण अगर बात करें असंध की, तो क्या कहते हैं जातिगत आधार पर? देखिए, एक बार जो विधायक बन जाता है ना, उसका चाव, उसका चस्का ऐसा हो जाता है विधायक बनने के बाद, जो विधानसभा का मुंह देख लेता है, उससे फिर ये मोह छूटता नहीं है। फिर चाहे कोई पार्टी टिकट दे, फिर पार्टी टिकट ना दे, चाहे आजाद लड़े, फिर वो इस कोशिश में, उधेड़ बुन में लगा ही रहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। शमशेर सिंह गोगी ने जरूर ये कहा था कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ज्यादातर लोग राजनीति में ऐसे होते हैं, जिन्हें अगर टिकट नहीं मिलता वो बागी हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। जयप्रकाश गुप्ता इसका उदाहरण है। करनाल में जयप्रकाश गुप्ता को एक बार कांग्रेस का टिकट मिला, वो विधायक बने, और उसके बाद जब उन्हें टिकट उनका कट गया तो फिर वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए, हार गए। फिर वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए, जीत गए। उसके बाद कांग्रेस ने फिर टिकट नहीं दिया, फिर वो हजका की टिकट से चुनाव लड़े। जब से मनोहर लाल, मेरे को 6-7 चुनाव वो लड़ चुके हैं। इसी तरह से अगर राकेश काम्बोज को देख लो, इंद्री में वो एक बार विधायक बने, कुछ समय के लिए विधायक बने, मध्यवर्ती चुनाव हो गए थे कुछ महीने बाद ही, लेकिन लगातार उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल उनको हो गए चुनाव लड़ते लड़ते। आप मराठा वीरेंद्र वर्मा को देख लीजिए, चुनाव नहीं जीते लेकिन लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आप बख्शीश सिंह को देख लीजिए, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार विधानसभा का मुंह देखा है, लेकिन जो एक बार विधानसभा का मुंह देख लेता है उसका तो मोह हिम्मत सी आ जाती है, एक मतलब उसका मोह फंस जाता है। मोह फंस जाता मोह है, फंस जाता है, कुर्सी का, गाड़ी का, विधानसभा का। बहुत बड़ा मोह है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा मोह होता है। मतलब बहुत बड़ा मोह होता है। एक सल्तनत होती है, आपके पास
ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो सलाम कर रही है आपको। आप मंत्री पद पा लेते हो, आप सीपीएस बन जाते हो। आप देख लीजिए तमाम कल लोगों। कल कल मीटिंग है जिलेराम शर्मा की, और जिलेराम शर्मा कल मीटिंग करेंगे संघ के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये मीटिंग 9 बजे होगी और इस मीटिंग में फैसला होगा कि करना क्या है। क्या चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है, किसी पार्टी से लड़ना है, क्योंकि कुछ पार्टी के रास्ते अभी भी खुले हैं। तो ऐसे में जिलेराम शर्मा का अगला कदम क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है, अभी तक उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी है, लेकिन नाराजगी है, मायूसी है, दिल दर्द जरूर हुआ है, क्योंकि टिकट योगेंद्र राणा को गया है। प्रबल दावेदार थे, टिकट की जो कांटे की टक्कर थी वो जिलेराम शर्मा और योगेंद्र राणा में थी। पड़ाव पहला योगेंद्र राणा ने पार कर लिया है। योगेंद्र राणा का कैसे देखते हैं आप? उनके लिए चुनाव क्या आसान होगा? देखिए, चुनाव कोई भी हो, कितना भारी भरकम कैंडिडेट क्यों ना हो, चुनाव कभी भी आसान नहीं होता। चाहे मैदान में आदमी अकेला भी दौड़ रहा हो ना, कई बार तो वो भी मैदान को पार नहीं कर पाता, बाउंड्री पार नहीं करता। कई बार ऐसा कैंडिडेट आ जाता ना, वो कहते हैं कि अगर ये मैदान में अकेला भी दौड़ेगा ना तब भी ये जीत नहीं पाएगा। तो योगेंद्र राणा जो है वो भाजपा ने उन पर दाव खेला है। योगेंद्र राणा के पक्ष की बात यह है कि पार्टी ने जो लॉयल्टी है उसको ध्यान में रखा है। पार्टी ने लॉयल्टी को ध्यान में रखा है और लॉयल्टी विनेबिलिटी की बजाय लॉयल्टी पर ज्यादा फोकस किया है। कोई कांग्रेस की लिस्ट आई है क्या? नहीं, सुभाष चंद्र की तरफ से एक संकेत आया है, एक उनका पोस्ट आया है हरियाणा विधानसभा के लिए। हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी से कुछ दिन पहले मेरा फोन पर वार्तालाप हुआ है। कमल गुप्ता वहां से प्रत्याशी हैं और उन्हें भाई साहब सादर प्रणाम और बधाई। सच है, किस बात की बधाई गुप्ता जी? आप छोटे भाई को टिकट मिलने की। छोटा भाई क्या 4 साल बाद फोन करता है? कम से कम तीज त्योहार पर तो फोन करता है, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बात तो मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्योंकि हिसार की जनता आपसे बहुत नाराज है। सुभाष चंद्रा राज्यसभा पूर्व राज्यसभा सांसद कमल गुप्ता के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी उन्होंने। नाराजगी जाहिर। तो कमल गुप्ता की राह वहां आसान नहीं है, क्योंकि कमल गुप्ता का विरोध सावित्री जिंदल कर रहे हैं। कमल गुप्ता का विरोध वहां के जो गौतम सरदाना है, जो मेयर हैं, वो कर रहे हैं। वो जो जिला अध्यक्ष हैं मिस्टर जैन, वो कर रहे हैं। तो कमल गुप्ता की राह इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे लगता था कि कमल गुप्ता का टिकट कटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को शायद वो सीट नहीं चाहिए। बिल्कुल, शायद ऐसा, लेकिन सीट तो चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकार बनानी है। लेकिन जो कैंडिडेट वहां से उतारे हैं उस पर नाराजगी जाहिर हो रही है। सावित्री जिंदल ने नाराजगी जाहिर की, सुभाष चंद्रा ने नाराजगी जाहिर की। पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और बड़ी पेचीदगियों से वो राज्यसभा पहुंचे थे। और कांग्रेस की लिस्ट भी आज शाम तक आने की उम्मीद है। अगर लिस्ट आती है तो वहां पर भी कई बम फुट सकते हैं। और करनाल विधानसभा से कौन होगा उम्मीदवार, ये भी अभी तक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, एक बड़ा अपडेट आपको ये भी दे दे कि रामविलास शर्मा के बेटे ने अभी अभी एक ट्विटर पर पोस्ट की है। गौतम शर्मा ने उन्होंने कहा है कि कल रामविलास शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे। अब रामविलास शर्मा नामांकन दाखिल करेंगे या गौतम शर्मा उनके जो बेटे हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे, इस पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप एक दिलचस्प बात देखिए कि भाजपा की 67 मेरे ख्याल 87 लोगों की लिस्ट अभी तक 87 लोगों की आ गई है। पहले 67 लोगों की आई थी, एक नाम वापस हो गया। 66, 21 और उम्मीदवार आ गए, टोटल 87। 3 विधानसभा बचती हैं, महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी। देखिए, सिरसा से तो मेरे ख्याल गोपाल कांडा चुनाव लड़ेंगे। महेंद्रगढ़ का नाम ना आना बड़ा चौंकाता है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में खुद रामविलास शर्मा एक भारी भरकम चेहरे हैं और भाजपा से पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं 2-3 बार वो। और उनका लिस्ट में नाम ना आना, क्यों लिस्ट रोकी गई? क्या उनको गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या वो गिड़गिड़ा कर रखे अपनी टिकट लेंगे? क्या ये हालत हो गई है भाजपा में कि बड़े चेहरों को? आपने देखा होगा कि जब पहली लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गई थी तो उन्होंने ये कह करके लिस्ट को वापस लौटा दिया था कि इसमें प्रमुख चेहरे तो हैं ही नहीं। लेकिन अगर रामविलास शर्मा को भी भाजपा प्रमुख चेहरा नहीं मानती और उनकी टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं, देखिए, चाहे उन्हें अब टिकट मिल भी जाएगा, मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, भविष्य के गर्भ में है। अभी मेरी बात, एक्सप्लेनेशन साइन है जी, अभी मेरी बात हुई है तो फोन उनके पीए ने उठाया
मैंने उनसे कहा कि कल रामविलास जी नॉमिनेशन करेंगे, उन्होंने कहा हाँ नॉमिनेशन करेंगे। मैंने कहा अभी तक टिकट तो डिक्लेयर नहीं हुआ, कैसे आप करोगे? कहने लगा टिकट तो बाद में भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। यानी कुछ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही थी। अगर टिकट होता तो रामविलास शर्मा खुद फोन उठाते। शायद रामविलास शर्मा प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनको संकेत हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तीसरी लिस्ट भाजपा की दूसरी लिस्ट जब भाजपा की आ गई थी, तो इसमें ये कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए थी, इसमें उनका नाम होना चाहिए था। एक बड़ी जानकारी, सीमा त्रिखा का भी टिकट काटा गया बड़खल 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 से सीमा त्रिखा जो कि मंत्री थी, मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके पास है। पिछले दिनों वो करनाल के मंगल सैन ऑडिटोरियम में भी आई। हिमांशु आपने गौर किया कि अभी जो लिस्ट आई है, एक बार आप देखेंगे उसको कि उस लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? एक बार मैं ये देखना चाहता हूँ। पूरी अगर लिस्ट निकाली जाए और उसको पढ़ा जाए और उसमें कितनी महिलाओं को टिकट मिला है, इस बात का भी हम पूरा जिक्र तमाम पब्लिक से करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो लिस्ट एक बार फिर से पढ़ी जाए कि वो लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवार है। अगर पहले बात की जाए, सबसे ऊपर बात की जाए, तो नारायणगढ़ से पुरुष को टिकट मिला है, पेवा से पुरुष को टिकट मिला है, पुंडरी से, असंध से, साथ ही साथ राय से श्रीमती कृष्णा गहलावत, ये एक टिकट गया है महिला के खाते में। उसके बाद आप आ जाइए बरोदा, जुलाना, नरवाना, यहाँ तीनों पुरुष को टिकट मिला है। डबवाली से आ जाइए आप, वहां पुरुष को टिकट मिला है। एलनाबाद पुरुष को टिकट मिला है। रोहतक पुरुष को टिकट मिला है। नारनौल पुरुष को टिकट मिला है। बावल पुरुष को टिकट मिला है। अगली टिकट है पटौदी की, राय के बाद पटौदी, बिमला चौधरी, उन्हें टिकट वहां से मिला है, वो भी महिला है। नूह से पुरुष को है। फिरोजपुर झिरका से पुरुष को टिकट है। पुनहाना से पुरुष को है। हथीन से पुरुष को है। होडल से पुरुष को है और बड़खल से वो भी पुरुष को लेकिन है। हिमांशु अगर मैं जानना चाहूँ कि महिलाओं की भागीदारी, यूं तो भाजपा ने एक लोकसभा में बिल पास किया था, महिला नारी, क्या था वो बिल? नारी, अब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट, एक 33% तक का, नारी शक्तिकरण क्या जी था वो जी, 33% तक का जो है वो आने वाले समय में महिलाओं को मिलेगा। लेकिन उसकी आप एक छाप छोड़ सकते थे, एक छवि छोड़ सकते थे कि अभी से ही हम महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ, हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग भी, मतलब बाकी पार्टियों के लिए भी एक संकेत हो सकता था। मनोहर लाल ने अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी भी महिला को टिकट नहीं दिया है। आज की लिस्ट में जो आया है सामने, वो 2 महिलाओं का टिकट आया। पहली लिस्ट में मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है, तकरीबन 5 महिलाओं को मतलब लगभग हम मान लें कि 10% महिलाओं को टिकट दिया। हाँ, 90 में से 9 के आसपास आप ये समझ सकते हैं, 9 या 10 सीटें महिलाओं के खाते में जा सकती हैं। क्या इसके मतलब मायने क्या है? यानी ये सिर्फ दिखावा है कि भाजपा में कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करना, क्या कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश नहीं कर रही? देखिए, ये तभी ढंग से या सही तरीके से, सही प्रारूप से लागू हो पाएगा जब ये बिल बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। बिल पेश होगा, कानून बन जाएगा। उससे पहले सिर्फ नारे होंगे गांधी जी। हिमांशु जी, एक बात तो है ना कि आप नारे लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम पास कर रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल देने की बारी आती है तो आप तो दे ही सकते हो ना अपनी पार्टी। कहाँ होता है ऐसा? सारी प्रैक्टिकल चीजें होती कहाँ है? आप ये बताइए ना, आप किस पार्टी में होती हैं? किसी में नहीं होती। यहां सिर्फ नारे चलते हैं, नारे के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचा जाता है। वो कोई भी पार्टी हो, वो ना सिर्फ भाजपा, वो कांग्रेस भी होगी, वो बाकी पार्टियां भी होंगी। और ये कह दिया जाता है, नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा है, एक प्रयास भी है, और बहुत सारा इसमें वो सफल भी हुए हैं। लेकिन और काम करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बात, अभी एक आपने शायद वेब सीरीज भी देखी हो, एक पंचायत वेब सीरीज आई, उसमें यही था कि महिला जो है सरपंच है, लेकिन उनका जो कामकाज है वो उनके पति देखते हैं। और ऐसा ना सिर्फ करनाल में, कई जगह देखने को मिलता है कि पार्षद जो है वो पति है, पत्नी है, और लेकिन नाम चल रहा है वो पुरुष का चल रहा है। लोग जानते तक नहीं है उस महिला को। फिर महिलाओं को भागीदारी कब मिलेगी? भाजपा का अपन 10 साल का शासन, जब ये कानून बन जाएगा, ये एक पर्टिकुलर एक कानून बन जाएगा कि आपको इतने तो देने ही पड़ेंगे। वो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, इतने तो आपको देने ही पड़ेंगे। सरकारें बदल जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर वो दूसरा कानून आ जाएगा, वो दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी। ये जानना बड़ा अहम है कि अब जो दूसरी लिस्ट भाजपा की आई है, 21 लोगों की लिस्ट है। वो अभी 21 लोगों की लिस्ट है। 23 लोगों की लिस्ट है। 23 लोगों की लिस्ट आनी थी, 2-3 सीटें पेंडिंग है।
और एक बता रहे हैं सिरसा की, एक बता रहे हैं फरीदाबाद फरीदाबाद NIT की, और एक सीट है महेंद्रगढ़ की। फरीदाबाद NIT और एक सीट है महेंद्रगढ़ की। तीनों ही सीटों पर निगाह बनी हुई है। एक पर गोपाल कांडा लड़ेंगे शायद, एक पर शायद रामविलास शर्मा कल अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि मैं कल नॉमिनेशन भरूंगा, लिस्ट में नाम नहीं है उनका। कैसे भरेंगे, कैसे, ये एक सवाल है। एक सवाल ये भी छोड़े जाते हैं कि भाजपा का जो नारा है महिलाओं को 33% आरक्षण का, आरक्षण छोड़िए, अपनी पार्टी में 10% भी महिलाओं को टिकट देते नहीं दिख रही भाजपा। लेकिन वोट चाहिए 50% महिलाओं का, 100 यानी 50% पुरुष, 50% महिलाएं। वोट चाहिए 50% महिलाओं का, लेकिन टिकट देनी है सिर्फ 10% को। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।